आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सरदार अल फरीद ज़फ़र से। आइए आपसे उनको मिलवाते हैं। आपके नाम के साथ सरदार लगता है, लेकिन प्रोफेशन आप डॉक्टर बन गए, ये कैसे हुआ? देखिए जी, जो आपने बड़ा अच्छा एक तो ये क्वेश्चन किया। इसमें हमारा बेसिकली क्योंकि रूरल बैकग्राउंड है और एक मैं कभी अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं कहता, मैं फार्मर कहता हूँ। तो वो हमारी फैमिली क्योंकि फार्मिंग में थी तो वो एरिया का एक टाइटल चलता है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने फिर मेडिसिन में MBBS किया। पहले दाखिला उनका 46 में इंडिया में हुआ और वो फिर पाकिस्तान बना तो फर्स्ट ईयर उन्होंने वहाँ से की। अमृतसर में गैलेक्सी मेडिकल कॉलेज था और वहाँ से जब वो आए तो उस वक्त वहाँ हमला हो गया हॉस्टल के ऊपर। तो उन्होंने फिर कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ से निकले, काफ़ी सारे लोग वहाँ शहीद हो गए। ये फिर ट्रेन में आए और ट्रेन के ऊपर भी हमला हो गया तो इन्होंने अपने ऊपर ब्लड लगाया और शो किया कि ही वॉज ऑल्सो डेड। तो उस तरह ये बचे। फिर यहाँ लाहौर पहुँचे तो इनका एडमिशन पे KE में हो गया। तो उन्होंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत फलाई काम भी किए, गरीब पेशेंट्स देखे। और तो वो उनका एक ओपिनियन ये था कि वो हमारे फैमिली में से पहले थे जिन्होंने सरदार अपने साथ नहीं लिखा। और वो मुझे भी कहते थे कि ये नेचुरली मेरी, क्योंकि वो एक सरदार फैमिली होती है जो हेड कर रही होती है उस एरिया को, हमारे सारे कज़न्स अंकल सब सरदार लिखते हैं। मेरे वाले सब पहले थे जिन्होंने सरदार अपने साथ लिखना बंद किया और हमेशा मुझे कहते थे कि इस निज़ाम में मैं यकीन नहीं रखता। और वो आखिरी नुस्खा भी उन्होंने अपनी वफ़ात से आधा घंटा पहले लिखा और आधी ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी फ़्री होती थी, मरीज़ फ्री देखते थे और फ़ीस भी 250 होती थी। वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने खैर मुझे एक चॉइस दी हुई थी कि मैं किसी प्रोफेशन में जा सकता था। लेकिन उनको देख के और सारा, फिर मेरी वालदा की भी एक ख्वाहिश थी। मेरी वालदा साहिबा भी हाफ़िज़ कुरान थी और मास्टर्स पर्शियन में किया हुआ था और साथ में कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ किया हुआ था। वो एक बहुत अच्छा एक हमारी फैमिली का कम्बिनेशन था। तो वो फिर मैंने उनको देख के नेचुरली, वो मेरे मेडिसिन हमारे ब्लड में आ रही है, ठीक है, और लोग सरदार हटाना भी, हाँ, वो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं अब कई दफ़ा मेडिकल कैंप्स करता हूँ, वहाँ अपने एरिया में जाता हूँ, तो वो अगर वहाँ का कोई ज़िम्मेदार या काउंसलर कराता है तो वो पोस्टर ऊपर लगा देते हैं कि सरदार अल फरीद ज़फ़र, मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र मेडिकल कैंप कर रहे हैं। तो मैं वहाँ स्पीच शुरू करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मैं इस निज़ाम में यकीन नहीं रखता। डॉक्टर मैं ज़रूर अपने साथ लिखता हूँ क्योंकि एक मुक़द्दस पेशा है और इसके साथ जो खिदमत लिंक्ड है इंसानियत की। कभी एजुकेशन और हेल्थ को कमर्शियली आप टोटली नहीं चला सकते, ठीक है। और ये ऐसा पेशा है जिसका कुरान शरीफ में भी जिक्र हुआ। और पेशेंट जब आप पास आता है तो वो आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस करके आता है कि हमें पेशेंट वो चीज़ें बताता है जो उसने अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताई होती। तो नेचुरली वो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस करता है, हमें उसकी वो प्राइवेसी रखनी होती है। और जो मैं समझता हूँ रिवॉर्ड एक पेशेंट जो बिल्कुल मर रहा और वो आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, बाकी तो शिफा जो है वो। डॉक्टर साहब, आपके प्रोफेशन में कितने % लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं? ज़्यादा तो कमर्शियल हो गया ये पेशा। मेरा ख्याल है थोड़ा एक डिसइंफॉर्मेशन भी चलती है। लोग समहाउ, हमारे यहाँ लोगों ने हेल्थ का बजट नहीं बनाया होता और गरीबों का तो आप देख लें, यहाँ 1 लाख बंदा रोज़ LGH में एंटर होता है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, और यहाँ एवरीथिंग इज़ फ्री। पहले वो टोटल ट्रीटमेंट फ्री चल रहा था, कुछ जगह जहाँ चीज़ें महंगी थी वो सेहत सहूलत वाला एक चीज़ स्टार्ट होगी। तो और अगर वो ना भी करें तो फिर भी एक सिस्टम चल रहा था कि हम सारी चीज़ें फ्री कर रहे। 97% ट्रीटमेंट फ्री था, सिर्फ कैंसर की कुछ मेडिसिन थी जो हमें परचेज़ करनी पड़ती थी, बाकी सारा हमारा सिस्टम फ्री चल रहा था। ये गरीब भी इतना नहीं कहता, ये ज़्यादा वही लोग कहते हैं जिनके पास पैसा है, वो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चलाते हैं। गरीब का तो यहाँ इलाज फ्री हो रहा है, यहाँ
अगर आप डेटा देखें 1 लाख से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी है और उसका कोई पैसा चार्ज नहीं हो। मैं लोगों को अभी भी कहता हूँ कि अगर इनको फील हो रहा है कि प्राइवेट में कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं नेचुरली। हाँ, जहाँ आप थोड़ा सा चाहेंगे कि आपको आउट ऑफ टर्न देखा जाए या आपको वेट ना करना पड़े या आप अपने टाइम के मुताबिक चलें तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन क्योंकि एक बहुत लार्ज नंबर है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता और वो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आयद होती है क्योंकि ये डिग्रीज़ हमने ली हुई हैं और ये कोई आम एजुकेशन नहीं है, एक टेक्निकल है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं हाईएस्ट मेरिट मेडिसिन का ही है। आप यूएसए में भी चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया से हाईएस्ट मेरिट वहीं जाता है। हाईएस्ट पेड भी वहीं है, डॉक्टर्स अमेरिका के हाईएस्ट सेंटाइल में। लेकिन एक्चुअली वो उन मुल्कों का हमारा फ़र्क है, वहाँ अमीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके सिस्टम ऐसे हैं कि वो उन्होंने 300-400 साल पहले वो काम कर लिया जो हमने अब शुरू किया हुआ है। डॉक्टर के काउच पे सबसे ज़्यादा मसावत होती है। वहाँ एक स्वीपर भी लेटता है, एक हेड ऑफ द स्टेट भी लेटता है, उस पर वज़ीर भी लेटता है, उस पर हर प्रोफेशन आगे लेटता है और सबसे ज़्यादा मसावत वहीं भी होती है। हम ये नहीं करते कि ये कोई बहरा है, चपड़ासी है ये तो ये क्लिनिक में एंटर ना हो, वो उसी चेयर पे बैठेगा। जहाँ पे कोई मिनिस्टर में दिखाना आएगा वो भी उस कुर्सी पे बैठेगा, उसी काउच पे वो एग्जामिन होगा। जहाँ पे पहले आपने वजीर को एग्जामिन किया है फिर स्वीपर आ गया वो एग्जामिन। डॉक्टर साहब, वजीर की बात हो रही थी तो वजह क्या है कि हमारे मुल्क के वजीर चाहे मौजूदा हों चाहे साबिक हों इलाज करवाने बाहर जाते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान में ट्रीट नहीं होती या आपको लगता है कि मैं ट्रीटमेंट कोई करा सकूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ हर किस्म का ट्रीटमेंट इस वक्त मौजूद है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी रेयर होती हैं या नहीं हो सकती। उसके लिए मेरे ख्याल है बाहर जाने की ज़रूरत है। हमारे ट्रांसप्लांट्स भी, लीवर ट्रांसप्लांट्स भी अच्छे हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी अच्छे हो रहे हैं, हमारे यहाँ बाईपास भी हो रहे हैं। कार्डिक सर्जरीज कुछ हैं इस तरह की हाई टेक जो इधर नहीं है, लेकिन वो भी हमारे इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट का भी एक आधा केस हुआ, वो चीज़ें इस तरह से नहीं है। लेकिन बीच में कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं, वो कई दफ़ा आपको जाना पड़ता है। लेकिन हर किस्म का इलाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो एक ऐसा तबका है जो अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट इलाज करवा सकता है, वो सरकारी अस्पतालों में आने को तरजीह नहीं देते हैं कि यहाँ पे ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, बेहतर तरीके से इलाज नहीं किया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती? वजह क्या है? एक माइंडसेट बन चुका है। देखिए, एक तो मैं पहले डिस्कशन जा रही थी कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, मैं उसका थोड़ा सा आपको और आंसर करूँ। हमने बाहर भी काम किया, यूके में भी काम किया, सिंगापुर भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया भी काम किया। जब आप वहाँ काम कर लेते हैं नेचुरली वहाँ थोड़ी सी आपकी एक ग्रूमिंग एज अ ह्यूमन बीइंग बेहतर हो जाती है। वो हमारे यहाँ सड़क पे निकले, आप हॉस्पिटल में एंटर हो, जो बंदा आएगा आपको टक्कर मार के गुजरेगा, कंधा मार के गुजरेगा, चाहे औरत है मर्द है, जो भी आएगा टक्कर ज़रूर मारेगा। आप एयरपोर्ट पर चले जाए, वो खाली होगा, आप कॉर्नर में खड़े हो, उसको पूरा रास्ता है, लेकिन वहाँ आके आपको टक्कर मार के फिर आगे जाएगा। वहाँ आपकी एक एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रूमिंग हो जाती है। अच्छा, चीज़ें वहाँ भी हमने उनके साथ काम करके देखा है कि उधर भी तोप चल नहीं रही। जब वह काम करते हैं, अगर 10 लोग हैं तो उनमें 3 अच्छे 7 हैं, वो एक सिस्टम उनको चला रहा है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है। हमारी एक चीज़ वो ज़हन में डली हुई है कि गोरा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है और हमने उसी के पास जाना है। वो अगर इधर भी आ जाएगा तो लोग उसकी तरफ भागेंगे। ये सोच भी हमें तब्दील करनी है। वो सोच तब्दील हो जाएगी तो लोग बाहर जाना भी छोड़ देंगे। अब रहा हॉस्पिटल का कि जी लोग यहाँ, इधर एक्चुअली हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ रोज़ 1 लाख बंदा एंटर होता है और नेचुरली वो उसने वापस जाना है, फिर उसके बाद रिलेटिव्स आ रहे हैं। इधर LGH में तो स्पेस कंस्ट्रेंट, इतना ज़्यादा रश हो गया कि इधर एंट्री एग्जिट भी इस वक्त इशू है कि मुझे अगर कोई दोस्त मेरा आ रहा होता है, अनलेस कि उसके साथ एक टीम है, वरना मुझे लोग भेजने पड़ते हैं कि इसको एंटर कराओ, इसको एग्जिट कराओ। कोरोना में बहुत ज़्यादा इशू था बिकॉज हमारे कॉरिडोर्स में चलना भी मुश्किल हो गया था। जो हॉस्पिटल अच्छी केयर दे रहा है, लोगों का फेथ बिल्ड होने लग जाता है, वो फिर दूसरी जगह पे नहीं जाते। और ये LGH और MIO 2 हॉस्पिटल्स हैं लाहौर पे जिन पर मैक्सिमम प्रेशर है। बाकी हॉस्पिटल से या OPD भी ज़्यादा है,
इमरजेंसी भी ज़्यादा, हमारे पास ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा आता है। जहाँ के एक्सीडेंट होता है वो पेशेंट सारे यहाँ आ जाते हैं, वो बस उलट गई, वो और एक्सीडेंट हो गया। उसके अलावा कोरोना में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, हमने 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इनको आप कैलकुलेट करें 50 करोड़ रुपया बनता है इनका, जो कि हमने टोटली, नेचुरली वो पैसा गवर्नमेंट का था, वो हमने जेब से नहीं दिया, लेकिन उस रिसीट को मैनेज किया गया। उसको हमने ऐसे मैनेज किया कि हमने एक्स्ट्रा कोई लोड डाला नहीं है डिपार्टमेंट में कि जी हमें ये 50 करोड़ दे दो, हमने टेस्टिंग करनी। हमने इमीडिएटली उसको प्लान आउट किया। कुछ चीज़ें हमने प्लेसमेंट पे रखी, मशीनें महंगी थी, इमीडिएटली आ नहीं सकते थे, प्लस कुछ प्रोसीजर्स थे उसमें डिले होता था। हमने कंपनी से प्लेसमेंट पे रखा ली, जो ग्रेजुअली बाद में हम परचेज़ कर रहे हैं। उन्हें मशीन रख दी, किट्स उनकी हमने ली, बाद में किट्स गवर्नमेंट ने भी कुछ अरेंज की, प्राइमरी हेल्थ से आनी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें यहाँ टेस्टिंग रुकी हो। हमने सारे पॉलिटिशियंस के टेस्ट किए, हर पार्टी के टेस्ट किए, हमने पूरी ब्यूरोक्रेसी के टेस्ट किए, हमने जुडिशरी के टेस्ट किए, हमने सारे सीनियर प्रोफेसर्स के टेस्ट किए। और मैं इसको बड़ी खुशी से और वो एक अच्छे तरीके से भी अनाउंस कर सकता हूँ कि हमारी लैब को आगे कन्फर्मेटरी लैब भी यूज़ किया गया कि कहीं से पॉजिटिव आया तो उसको चेक कराया गया कि यहाँ से चेक कराएं कि ये टेस्ट का रिज़ल्ट ठीक है या गलत है। 30,000 से ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किए कोविड के, 2 लाख से ज़्यादा हमने टेस्ट किए। टोक्लीज़ीमैब टोसी वो टीका है जो एक वज़ीर साहब ने अनाउंस किया कि उनको 5-6 लाख का वो टीका मिल रहा था। वो टीका एक टाइम में ब्लैक हो रहा था। लोग नेचुरली हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे मरी का आपने देखा इशू हुआ तो 2-2 हज़ार रुपये की लोगों ने बोतल बेचनी शुरू कर दी। इस तरह भी यहाँ टीका उस वक्त भी वो कंट्रोल्ड प्राइस पे ही मिला। उसका सारा हमने पूरा ऑडिट किया, पूरा उसका सारा नंबर कि किसको लग रहा है, क्या लग रहा है। सब गायनी आपकी एक्सपर्टी है और जनरल हॉस्पिटल गायनी में सुना बड़े अहम काम कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और देखिए जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो भी आता है और गायनी के वार्ड में एंटर होता है, वो कहता है जब हम पुल के ऊपर से यू टर्न ले रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि अंदर गायनी का वार्ड इस किस्म का है। ये बिल्कुल एक प्लान वार्ड है, इसमें लाइब्रेरी अलग है, टीचिंग रूम्स अलग हैं, कॉन्फ्रेंस रूम अलग हैं, डेडिकेटेड ऑफिसेज हैं। और इसकी आप ये आपके सामने ही मैंने इनको फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं। इसकी आप सफाई वगैरह देख लें। ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस किस्म के नहीं होते या गंद होता है, ये उससे बहुत बेहतर है। हम एक इंस्टीट्यूट बनाने लगे इनफर्टिलिटी का, जिसमें IVF होगा, IUI होगा, ICSI होगा, वो सारी चीज़ें भी होंगी। उसके नक्शे तैयार हो गए और इंशाल्लाह ईद के बाद उसकी फाइनल जो परमिशंस होती हैं वो उसमें सर बनने के बाद क्या फ़ायदा आम आदमी को या मरीज़ को क्या फ़ायदा हो? उसमें देखें, आम आदमी का तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिनकी, एक तो अल्लाह की तरफ से शुक्र है कि गरीब को इनफर्टिलिटी थोड़ी है, लेकिन जिनको है, क्योंकि हमारे यहाँ TB ज़्यादा है, फिर हमारे यहाँ कोई इन्फेक्शन ज़्यादा है, उससे ट्यूबें बंद हो जाती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी महंगी है, हमारी कोशिश ये है कि गरीब की भी ये रेंज में है। ये पहला सेंटर होगा IVF का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुलेगा और इंशाल्लाह इसके में गरीबों का इलाज फ्री होगा। हमने जैसे कोविड में बजट बनाया था, इसमें हम IVF का, ICSI का, उसका भी बजट बनाएंगे और ये ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी रेंज में भी आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। डॉक्टर साहब, आप गायनी स्पेशलिस्ट हैं, एक आम आदमी का, एक आम खातून का सवाल है, सरकारी हॉस्पिटल में आए थे नॉर्मल डिलीवरी, अगर प्राइवेट में जाएं तो C-सेक्शन होता है, ये बात ठीक है? नहीं, देखिए, एक तो इसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड C-सेक्शन रेट बढ़ गया। USA का 38.5% चल रहा है, इस वक्त हाईएस्ट
जो सी सेक्शन रेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुपर पावर है। दूसरा ये है कि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। प्राइवेट में वैसे ही थोड़े से लोग डरते हैं कि जी ये प्राइवेट केस है। ऊपर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि मैं समझता हूँ ऑप्स इज़ मोर रिस्की देन कार्डिक सर्जरी। कार्डिक सर्जरी में अटेंडेंट भी पेशेंट भी आधे मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। ऑप्स में कहते हैं पिछली डिलीवरी दाई ने की थी या उससे जीपी ने की थी, आप प्रोफेसर के पास आ गए तो या बेबी चला गया या माँ को 5 मिनट में ये प्रॉब्लम ऐसे डेवलप होती है विदाउट एनी रीज़न, वो किसी इख्तियार में नहीं रहती। इसलिए लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से चलते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा सी सेक्शन रेट बढ़ गया। लेकिन डॉक्टर्स ने जनरली फ़ी एक बराबर कर दी है नॉर्मल डिलीवरी की और सी सेक्शन की। कुछ लोग नॉर्मल डिलीवरी की फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, सी सेक्शन में इतना टाइम नहीं लगता। सी सेक्शन में आपको हॉस्पिटल को थोड़ा सा पे ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसमें थिएटर चार्जेस आ जाते हैं, फिर कोई ऑपरेशन के सामान का आ जाता है, जो कि अगर आप पेनलेस डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको परचेज़ करनी पड़ती। तो जनरली को बहुत ज़्यादा आजकल इन लाहौर में भी मुल्तान या बाकी जगहों में थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है कि एक सी सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट भी होता है। आज से 30 साल पहले असूल ये था कि ऑन रिक्वेस्ट नहीं करना और आपने डिसीजन कर ली ये होना चाहिए तो उस पर जाना चाहिए। अब ये कि एक कानूनन आ गया कि अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करती है कि मेरा सी सेक्शन करें तो आप वो कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा लोगों का थ्रेशोल्ड भी चेंज होता जा रहा है। लोग एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हार्डी थी और टफ थी, वो पॉपुलेशन उस तरह की नहीं रही। जो हार्डी पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल डिलीवरीज आराम से होती थी। अब वो पेन्स लेना वो पॉपुलेशन के बस की बात नहीं रही। वो इश्यूज़ हैं जो कि एक्चुअली फोकस नहीं किए जाते और उस पे हमें ओवरऑल जनरल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है। इनकी एक्सरसाइज टाइमिंग, इनकी फूड टाइमिंग, इनका वेट, एक ख़ास BMI होता है वेट जिस पे नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ता है। उससे अगर कम हो, उससे ज़्यादा हो तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम। हमारी 70% पॉपुलेशन उससे या कम है या उससे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, जनरल हॉस्पिटल में आर्थो क्या कर रहा है? आर्थो डिपार्टमेंट में क्या कुछ होगा? देखिए जी, ऑर्थो हमारा बड़ा एक डायनामिक और वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है। इसमें एक तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी हो रहा है और साथ में टीचिंग प्रोग्राम भी अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ उनका एग्ज़ाम चल रहा था। यहाँ एक मिनी फेलोशिप का भी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे पास इजिप्ट से भी 2 फेलोज़ आ रहे हैं और यहाँ बाहर से भी लेक्चर्स होते हैं। ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है जो स्पाइनल सर्जरी के लिए यहाँ ये रूटीन में चल रहा है। ये एक हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कुछ अरसे के बाद 6 वीक के लिए। और इसमें पिछले बार पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स आए थे, अब लोगों ने बाहर से भी अप्लाई किया और उनके लिए हमने कोई अकोमोडेशन की भी हनीफ साहब ने एक जगह तैयार कराई जहाँ वो कंफर्टेबली रह सकते हैं। जी हनीफ साहब, आप बताइएगा कि क्या ऐसा है आर्थो का जो दूसरे हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है? थैंक यू वेरी मच मुजाहिद भाई, आप आए यहाँ पे अपने टाइम स्पेयर किया। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नबूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। एक्चुअली जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन कम है और बाकी दुनिया की ज़्यादा है, तो दिस इज़ वरीसम। उसके लिए मैंने ट्राई की कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को इम्प्रूव करके उस लेवल तक लेके जाना है ताकि वी स्टैंड टॉल एमंग ऑल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान का वी पोर्ट्रे अ बेटर इमेज एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके लिए हमने ये किया कि अपने जो डिपार्टमेंट है इसको हमने इम्प्रूव किया। इसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। नंबर 1 कि हमने टीचिंग, हमने एजुकेशन और नॉलेज, ये एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है। हमने स्किल इन्हांसमेंट को इंक्रीज़ करना है।
अच्छा सर, ये जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये हमारा PGMI का और अंडर ग्रेड की जो 3 क्लासेस हैं वो इधर आती हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोफेसर साहबान हैं जो यहाँ वो क्लासेस पढ़ाते हैं, और ये एक बड़ा यूनिक किस्म का इंस्टीट्यूशन है। हम यहाँ जितनी डिग्रीज़ और MPhils करा रहे हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इतने नहीं करा रही। तो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि वो जो कंपोनेंट हमारा जो 5 टावर बन रहे हैं और प्लस हमारा जो 2800 कनाल वाला बनेगा, ये एक पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन बनने को जा रहा है, और टावर्स का इफ्तिताह हो चुका है। और दूसरी की भी हमारी औकाफ के साथ बिल्कुल डिसीजन हो जाएगा तो लैंड हमारी वो इंशाल्लाह ये जो PGMI का या यहाँ टावर बनेगा या ये उधर इसका कंपोनेंट एक्सपेंशन के लिए शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा तारीखी जगह ये है। पहले IPH शुरू हुआ, फिर यहाँ अल्लामा इकबाल शुरू हुआ, फिर PGMI जब म्यो से शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया। और आपने फ़ोटोग्राफ्स में देखा होगा कितने प्रोफेशन के स्टॉलवर्ड्स हैं, वो सारे यहाँ के डीन और प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो और यहाँ से जितने, ये एक नर्सरी है जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स को भी फीड करती है। मसलन आपकी जो तहसील है, DHQ है, डिप्लोमाज और MPhils हैं, ये वहाँ पे भी जा सकते हैं। साउथ ऑफ पंजाब के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से, KP के, फिर हमारे पास नेपाल से हैं, फिर हमारे पास अफ्रीका से हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग, ये मिडल ईस्ट से आते हैं, वो यहाँ डिग्रीज़ करके वो अपनी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। सो ये सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं, ये इंटरनेशनली डॉक्टर्स जा रहे हैं। और हमने अब गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, जो UHS के साथ भी, हमारे जावेद अकरम साहब के साथ भी मीटिंग्स चल रही हैं, कि हम कोशिश करें कि हम इंटरनेशनली और डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करें और यहाँ लेके आएँ, ताकि इसको, आपको पता है एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है, उनको गवर्नमेंट चार्ज भी करे। और प्लस आपका नाम सेंट्रल एशिया से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, अफगानिस्तान से आ सकते हैं, ईरान, जो कि ऑलरेडी आ रहे हैं, उनका नंबर हमें बढ़ाना चाहिए। मिडल ईस्ट से हमें बहुत लेने चाहिए लोग। और ये ग्रेजुअली फिर आपका सिस्टम, हम एक तो आप बेसिक हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, प्लस हमारी कोशिश है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएं, कि लोग सोचें कि ये हमने ट्रीटमेंट कराना है या ये हमने पढ़ाई हासिल करनी है तो हम पाकिस्तान जाएं, PGMI में जाएं। एक कोई उज़्बेकिस्तान में बैठा है, वो सोचे कि जी मैंने पैथोलॉजी में स्पेशलाइज करना है, तो वो क्या मैं PGMI लाहौर जाऊँ, इधर आऊँ, या मैंने बेसिक्स में फिजियोलॉजी में करना है तो वो क्या मैं इधर आऊँ। तो इस तरह हमारी कोशिश ये है कि एक एजुकेशनल हब भी बने, और प्लस आप देख रहे हैं जो मेडिकल टूरिज़म चल रही है उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फैमिली के साथ तो हम आगे, ज़रा तारुफ हमें करवाएं कौन कौन हमारे साथ हैं। ये मेरा बेटा है गाजी फरीद, और इन्होंने पहले शोएफत से यहाँ से अमेरिकन APs किए, और उसके बाद फिर ये बाहर चले गए स्कॉटलैंड, वहाँ से इन्होंने साइंटिस्ट की डिग्री की, BSc ऑनर्स किया एबरडीन यूनिवर्सिटी किंग्स कॉलेज। और उसके बाद फिर क्योंकि कोविड आ गया तो वो किंग्स कॉलेज वाले इनटेक नहीं ले रहे थे, तो फिर इन्होंने मास्टर्स किया टेस्ट ट्यूब बेबी में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से, क्वींस हॉस्पिटल है वो। अभी रिसेंटली 3-4 महीने में मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो ये पाकिस्तान आए हैं, अब आगे PhD के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ फिर एडमिशन होगा स्कॉटलैंड में या नॉटिंघम में, तो फिर इस साल PhD के लिए जाएंगे। और फिर क्योंकि मेरी फील्ड है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो फिर मेरे साथ आके तो इस सेंटर को बेहतर करें। ये मिसेज़ नासरा शौकत मेरी मदर इन लॉ हैं, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और होम मेकर भी हैं। और इन्होंने हम सब की, मेरे बेटे को, हम दोनों क्योंकि सर्विस में थे, तो बेटे को भी ज़्यादा आंटी ने पाला। ये जब स्कूल जाता था तो ये सुबह 7 जाती थी, जब तक किसी क्लास चलती थी ये बाहर गाड़ी में बैठती थी, फिर इसको छुट्टी होती थी तो फिर इसको लेके आते। डॉक्टर साहब, बेगम साहिबा से बात करते हैं, आप प्लीज़ माइक लीजिएगा। ये बताएं कि जो डॉक्टर होते हैं उनकी बीवियां भी डॉक्टर होती हैं, और जो ख़वातीन डॉक्टर होती हैं उनके हस्बैंड भी डॉक्टर होते हैं, इसकी वजह क्या है? ये कोई, मेरा ख्याल है वैसे शायद एक आम फहम बात तो ये कही जाती है कि जब आप एक दूसरे का प्रोफेशन समझते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से उस समझ बूझ की वजह से आप घर बेहतर चल जाता है। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ड्यूटी आवर्स हैं या काम की नौयत ऐसी है कि आप लेट भी आ सकते हैं, और उसकी यहाँ कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होती। पेशेंट कभी भी बीमार
बीमार हो सकता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सारे जो हस्बैंड एंड वाइफ वो एक ही प्रोफेशन स्पेशली मेडिकल फील्ड में इस तरीके से है। बात आपने सही कही है। मैं भी एक बात कर रही थी क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं राना शौकत, उनको शौक भी बहुत था। वो कहते थे कि मैंने फैसला किया हुआ है कि इसका हस्बैंड डॉक्टर ही होना चाहिए। क्योंकि हाँ, वो कहते बड़े जो भी रिश्ते वगैरह आते थे कहते थे CSP नहीं, वो छोटे छोटे शहरों में जाके लग जाते हैं। मेरी बेटी को लाहौर में रहना है, उसने जहाँ काम करना है और किसी दूसरे शहर में नहीं जाएगी। बाहर मैं नहीं बाहर से रिश्ते आ रहे हैं फलाने बाहर मैं नहीं भेजूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। उन्होंने सोचा कि नहीं, जो सबसे बेहतर मेरे लिए है वो ये है कि इसकी शादी मैं डॉक्टर से ही करूँ। ये उनका था। और बेटी ऐसी है कि उसने ये किया कि जो मेरा अब्बू कहेगा वही ठीक है, मैं वही करूँ। अच्छा, इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपकी यकीनन अरेंज मैरिज होगी। तो कैसे हमें एक्चुअली जो भी मिलता है ना वो समझता है कि हमारी लव मैरिज तो हमारी एक्चुअली अरेंज मैरिज है। और मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल, देखा भी नहीं हुआ था एक दूसरे। हाँ, मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल थे निश्तर के, इनके वालिद साहब हेल्थ मिनिस्टर होते थे। हाँ। वो 70s का टाइम था। तो वैसे कितने बरस हो गए एक दूसरे को देखते हुए? जी 26 ईयर्स हो गए माशाल्लाह हमारी शादी को। और इस साल 26 ईयर्स जो से हैं ना वो नवंबर में। कुछ खूबियां और कुछ खामियां हमारे साथ शेयर कर लें। खामियां तो ज्यादा नहीं, एक मैं जैसे अभी मेरी वालदा ने भी जिक्र किया कि वाकई हमारी मैरिज जो है वो एक बिल्कुल जिस तरह ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज है। और वाकई हमने एक दूसरे को भी नहीं देखा हुआ था। हमारे वालिदैन एक दूसरे को जानते थे और ज़रूर मेरे वालिद का बहुत शौक़ था मुझे भी डॉक्टर बनवाने का, उन्हीं के ही कहने पर और उनकी कह लें क्योंकि मेरे बहन भाई नहीं हैं। आई एम दी ओनली इशू ऑफ माई पेरेंट्स। तो मुझे था कि जो वालिद ने कहना है बस वो ही करना है। मेरी दोस्ती भी बहुत थी। तो इसी तरीके से जब नेचुरली उन्होंने फ़रीद को सिलेक्ट किया तो मुझे बिल्कुल ये यकीन था कि जो भी सिलेक्शन की है वो ज़रूर बेहतरीन होगी। तो इसी तरीके से हमारी जो है वो शादी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कह लें कि एक दोस्ताना माहौल में ये 26 ईयर्स हमारे गुजरे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आपस की एक दोस्ती, कह लें कि जिस तरह फ़रीद ने हमेशा मेरे घर वालों को बिल्कुल अपनी ही फैमिली समझा है और वाइस वर्सा, कि वो ऐसी बात है नहीं है कि ना मेरी तरफ से कभी ऐसी फीलिंग आई ना इनकी तरफ से आई कि हम कोई ससुराल है जहाँ पर कोई भी बात है या कर रहे हैं। सो वो चीज़ कभी नहीं रही है। सो वाकई एक अच्छा कह लें कि अल्लाह की बहुत कह लें ब्लेसिंग है। तो छुट्टी में फिर आप दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं? कोई घर में कुकिंग होती है या क्या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं? छुट्टी का ये है कि कभी एज सच इतनी कोई ब्रेक जॉन सी है वो नहीं मिलती। संडेज को भी वर्किंग डेज ही होते हैं, स्पेशली फरीद के तो वाकई ऐसे ही होता है क्योंकि एक प्रोफेशन भी इस नौयत का है कि उसमें सैटरडे और संडे का भी कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि जी ये ब्रेक हो गया है। ऐसे नहीं है। डॉक्टर, प्रिंसिपल, वीसी, फैमिली लाइफ मैं समझता हूँ काफ़ी सफ़र करती है। ऐसे लोग फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो हम कोशिश करते हैं। लेकिन नेचुरली इसमें आपको पेशेंट्स हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ है, आपको वो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जा सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सो वो काफ़ी इस तरीके से प्लान नहीं होता। हाँ, ये होता है कि अगर कहीं बाहर गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो वो ज़रूर एक ब्रेक टाइम मिल जाता है क्योंकि जब आप मुल्क में होते हैं तो सिर्फ अपने ही पेशेंट्स नहीं, मिलने वाले इतने सारे होते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। आपके रिश्तेदार होते हैं जिनको आपको उस वक्त टेक केयर करना पड़ता है। उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते या कह सकते कि ये तो मेरी छुट्टी का दिन है। सो वो बहुत सारी चीज़ें उस दिन भी पाइल अप हुई होती हैं। तो जो छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी आपने पूछा था कि कुकिंग का, सो कुकिंग का फरीद साहब ने तो कभी कुकिंग नहीं की, लेकिन हमारा जो बेटा है गाजी, इसका नाम है हमारे बेटे का, तो गाजी बहुत अच्छी कुकिंग करता है और गाजी को कुकिंग का शौक भी है। सो कई अब आकर जब गाजी अभी वापस आया हुआ है तो संडेज को ज़रूर जो है ना अब कुछ ना कुछ बनता है जब टाइम होता है, क्योंकि गाजी ने वो कुकिंग करनी होती है और मैं उसकी असिस्टेंट होती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीख रही होती हूँ। कोविड जब आया ना, पहले ये बाहर रहते थे तो एक मुस्लिम इंडियन था, उसको हम पे करते थे, वो इनको खाना दे जाता था। जब कोविड आया तो वो बाहर निकलना आना जाना में टोटल पाबंदी लगी।
तो फिर इन्होंने किसी तरह वो स्किल डेवलप की और इतनी डेवलप कर ली कि ये एक रूटीन के कुक से बहुत बेहतर कुक है। अच्छा, काफ़ी दफ़े फरीद को इंतज़ार रहता है कि अच्छा गाजी ने कुछ बनाया, ताकि अगर वो बना हुआ तो वो वाकई बेहतरीन होता है। तो गाजी फिर आप बताएं क्या कुछ बना लेते हैं और पेरेंट्स के साथ कैसी मोहब्बत और दोस्ती, खासकर फादर के साथ? ज़्यादातर जो मैं बना लेता हूँ ज़्यादातर तो देसी आइटम ही हैं। अच्छा। और कुछ बेकिंग भी कर लेता हूँ, बेसिक बेकिंग है। और सालन रोटी भी बना लेता हूँ आराम से। लेकिन जब शुरू किया था तब कुछ भी नहीं आता था, प्लेट भी पकड़नी नहीं आती थी, और बस वो हिट एंड ट्रायल के साथ क्या होती है तो हिट एंड ट्रायल के साथ कोई 3 से 6 महीने लगे थे थोड़ा बहुत इस तरह खाना बनाने में कि वो मैं खुद खा सकूं। उसका टेस्ट इतना बुरा होता था कि खुद भी खाया नहीं जाता था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप तो बहुत हिट एंड ट्रायल के साथ बहुत अच्छा काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। तो फादर के साथ दोस्ती है, कोई कहीं जाते हैं उनके साथ, कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ कैसा माहौल उनके साथ दोस्ताना है? ज़्यादातर तो एजुकेशनल टॉक ही होती है, और उसमें यही होता है कि एक आपको सीखने को चीज़ मिलती है कि आप मेहनत करते रहें, रिज़ल्ट आपको एंड पे मिल ही जाता है। अगर आपका टाइम ख़राब भी चल रहा है लेकिन आप एक मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो थोड़ा सा बेटी के बारे में भी बता दें। हम लोग मतलब एज फ्रेंड्स ही रहे हैं हमेशा, अब भी है, लेकिन इसकी दोस्ती उनसे ज्यादा थी। हर किस्म की जो भी हो, कोई चुगली मेरी करनी है किसी की वो उन्हीं से करती थी और उन्हीं से मशवरा लेती थी, और वो हमेशा मशवरा भी हमेशा अच्छा ही देते थे। ये कहती थी जी पीछे हॉस्पिटल ना, मुझे हर वक्त जब मेरी ड्यूटी रात की होती है पीछे आ जाते हो। तो फिर वो सोचते थे, उन्होंने कहा मैंने सोच लिया कि कैसे पीछे जाना है, सब सारे वार्ड का खाना बनाओ तो सबके लिए लेके चलते हैं ताकि सारे हमें वेलकम करेंगे तो ये हमें ना नहीं कर सकेगी। तो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी वाकई दोस्ती का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, और उसी बात से ही मैं कही थी कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फरीद की भी, जैसे मतलब हमारी कह लें कि एक फैमिली जब इकट्ठे हुई तो वही एक एलिमेंट चलता रहा। और जितनी ज़्यादा मैं अपने, जैसे मेरे वालिद का जिक्र चल रहा है, और जैसे उनका भी मेरी अम्मी बता रही थी कि हमेशा रिफ्लेक्सली खड़े होते थे कि अगर बीमार भी हैं तो खड़े हो जाना, कि नहीं मैंने ऑनर में खड़े होना है। लेकिन वाइस वर्सा था। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें फरीद की भी मेरे वालिद के साथ इतनी कह ले कि एक अच्छी बॉन्डिंग थी, और सलाह मशवरा बहुत सारी चीज़ों पे फरीद ने कहना, क्योंकि फरीद के अपने फादर की जब वफ़ात पा गए तो वो भी बिल्कुल इसी तरह एक थे कि जो कहते हैं ना कि हर बच्चे के साथ, जैसे मैं तो एक थी अपने वालिद के घर में, फरीद के तो बहन भाई हैं, तो लेकिन उन्होंने हर बच्चे को वैसे ही फॉलो करना जैसे मैं देखती थी कि मेरे वालिद अपने एक बच्चे को फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो बिल्कुल फरीद ने हर अपना कह ले ज़ाती मशवरा भी कहना कि अंकल से पहले पूछ लूँ। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो कि शायद मुझे पता भी नहीं होती थी, और फरीद की और उनकी एक चल रही होती थी मीटिंग। बहुत सारे सफ़र इन दोनों ने इकट्ठे किए हैं। पेरेंट्स ना बहुत जल्दी चले गए। मैं तो भी पढ़ रहा था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, और वालिद साहब भी उस वक्त सदर थे PMDC के, जब 2004 में उनका भी इंतकाल हो गया। तो उनको भी गए हुए अब 18 साल हो गए, और वालदा को गए तो 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आई लॉस्ट माई पेरेंट्स वेरी अर्ली। तो नेचुरली फिर आगे मशवरा फिर मिसेस से, फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, फिर मेरी बहनें, उनसे मशवरे होते थे। इन लोगों के अकेले ट्रिप्स चलते रहे हैं गिलगित, और आगे मेरा ख्याल है इन्होंने चाइना बॉर्डर तक जो है वो ये इकट्ठे जो है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी रोड जर्नी से होता है, मुझे घबराती हूँ, लेकिन वो एक दफ़ा हाँ जी। सो गाजी और फरीद और अब्बू जो है, इनका इस तरह के ट्रिप्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है ना वो भी चलते थे। वो भी सैर के बहुत शौकीन थे। तो इस तरीके से ही वो जैसे एक फैमिली सेटअप, एक अच्छे फैमिली सेटअप के साथ ट्रैवलिंग की हमने, मेरे ख्याल में बहुत थोड़े लोगों ने की होगी। हमने 3400 माइल्स ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा एट स्ट्रेच ट्रैवल किया बगैर रुके हुए। अच्छा। तो इस तरह हमने बहुत लंबी लंबी जर्नीज की। यूरोप हमने कोई वाकया ऐसा याद है कोई
सफर का वो शेयर करना। हाँ, वाकई तो वाकई बहुत तो सारे बड़े इतने हैं कि अनगिनत है, शुरू हो जाएं। एक दफ़ा हम स्पेन में हम यूरो रेल का हमने पास लिया हुआ था, उस पर इतने पैसे भी नहीं होते थे, बैक पैकर ट्रैवलिंग कर रहे थे, सामान पीछे बांधा होता था और यहाँ से अमेरिकन एक्सप्रेस से वो टिकट मिलता था और वो हम ट्रैवल कर रहे थे। तो मैड्रिड में हमने बार्सिलोना जाना था, तो हम एक छोटा सा ऐसे मोटर नहीं होता उसमें ठहरे थे, वहाँ से निकले तो ट्रेन में आ रहे थे, अंडरग्राउंड चलती थी। तो वो मैंने एक शॉल सी उड़ी हुई थी और मैंने ट्रेन का बार पकड़ा था, ये आयशा मेरे सामने ऐसे खड़ी थी, मेरे पर वो फ्रंट पे एक बंदा खड़ा था जिसने सूट शूट पहना हुआ था। जैसे ट्रेन रुकी, एक स्टेशन आया तो वो ट्रेन थोड़ी बहुत हिली, मेरे सामने एक बेल्ट लगी थी जिसमें उसमें पैसे, क्रेडिट कार्ड, टिकट, पासपोर्ट सारा था। उसने ना वो काट लिया, बेल्ट मेरी काट ली और ट्रेन रुकी तो वो लेके वो भाग पड़ा, बाहर निकला। मैंने उसको रश किया, हमारे बैग भी थे साथ, मैंने डॉक्टर आयशा को कहा कि आप बैग निकालें तो मैं इसको फॉलो, इसके पीछे भाग रहा हूँ। आई वॉज लिटरली रनिंग। मैंने स्नीकर्स पहने थे, वो सूट में था और उसने देखा कि ये अब लड़का जो है पीछा छोड़ नहीं रहा। ये 2000 की बात है, इसको 22 साल हो गए। तो वो फिर आगे रुक गया और पूरी दुनिया देख रही थी, किसी ने बीच में मेरी हेल्प को कोई नहीं आया। मैंने खुद ही उसको पकड़ा और उसकी सारी तलाशी ली, चीज़ें वीज़ें मैंने उससे अपनी ले ली, रिकवर कर ली। एक वाक़या ये हुआ, एक वाक़या हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को में हुआ। ये डेंजरस वाक़यात बता रहा हूँ। सुबह 3:30 बजे जो हमारे ऊपर कार स्नैचिंग अटैम्प्ट हुई, गाजी था, मैं और आयशा, हम 3 थे और हम आ रहे थे स्टॉकटन से बर्कले यूनिवर्सिटी के करीब, पैसिफिक के करीब हम आए और मैं ड्राइव कर रहा था। तो वो उन्होंने प्रिटेंड किया कि कुछ सड़क पे बंदा पड़ा है जिसके ऊपर गाड़ी गुजर गई हुई है और मैंने जब गाड़ी स्लो की तो चारों तरफ से वो गोरे थे, डाकू ने आके और उन्होंने कार के लॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। और फिर मेरे नाम में क्योंकि अलफरीद आता है तो मैं जहाँ लैंड करता हूँ वो मुझे पहले इंटरोगेशन के लिए ले जाते हैं इंटरनेशनल। ये हमें पता होता है कि जब हम तीनों इकट्ठे भी जा रहे हैं ना, तो उन्होंने डॉक्टर फरीद की जब इमिग्रेशन पे बारी आनी है तो उन्होंने कहना जी आप इसका नाम गाजी है तो वो तो नाम आप गाजी का भी ऐड हो गया है बीच में। सो मुझे वो हमेशा कहते हैं जी आप यू कैन गो। अब मैं कैसे जा सकती हूँ जब वो 2 बंदे दोनों साइड पे किए हुए हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मेरे भी जहन में अभी बात आ गई थी कि हम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे थे, गोल्ड कोस्ट एक जगह है, तो वहाँ जैसे हमारे घर में जो बेस्ट बार्गेनर हैं वो फरीद हैं, जो आप क्वालिटीज़ पूछ रहे थे। मैं बिल्कुल भी हैकल नहीं कर सकती हूँ और शायद कुछ चीज़ परचेज करनी होती है ना, मैं इनको पहले समझाता हूँ कि आपने दुकानदार को नहीं कहना कि ये लेना है, आप चीज़ें देख लो फिर मुझे बता देना कि वो चीज़ें मैं जाके खुद उसे बात। तो हम पहले वरना क्योंकि हम ले चुके होते और बाद में कहते हैं अच्छा नहीं ये तो ज़्यादा नहीं इसकी प्राइस, तो वो इसलिए हमारे घर में बार्गेन फरीद ने करनी होती। तो वो जो है हम ऐसे किसी होटल को देख रहे थे तो थोड़ा जैसे हमें लगी कि इसकी प्राइस ज़्यादा है ना, तो फरीद ने कहा नहीं वैसे मैं इनसे कहता हूँ कि अपने रेट्स कम करें। खैर उसने कम किए रेट्स, हमने रहना था वहाँ पर, तो जब रेट्स कम किए तो थोड़ा फिर क्योंकि उसी से ही कि नहीं मैं और इसे कहता हूँ कि कन्विंस करता हूँ और रेट करे, तो वो उसने आगे से कहता है कि आई वुड नॉट डू दैट इवन इफ़ माई मदर इन लॉ हैड आस्क्ड मी। तो वहाँ पर हम काफ़ी इस बात पर हंसे, तो फरीद ने कहा चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे पाकिस्तान है, मसले एक ही है कि अगर वो डरता है तो मदर इन लॉ से डरता है। उसने मुझे कहा इवन इफ माय मदर इन लॉ टेल्स मी आई विल नॉट रिड्यूस, मैं इससे मजीद नहीं कम करूँगा। मैं भी एक बात सुनाना हम हमेशा इसलिए बात को याद करते हैं और हंसते हैं कि मसला चाहे ऑस्ट्रेलिया है या पाकिस्तान है या इंडिया, मसला वही है। तो हम एक दफ़ा हम वर्ल्ड टूर पे, मैं आयशा जी, शौकत साहब, हम जा रहे थे तो हम रास्ता शाम में भूल गए, तो वहाँ से सामने काले एक ऊँट पे एक अरबी आ रहा था, तो उसने कहा हे मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो शौकत ने कहा कि हम रास्ता भूल गए। तो वो मुझे वो कहने लगा हुशी, मैंने वो ज़रा स्कर्ट पहनी हुई थी, तो उसने शौकत ने कहा माय वाइफ, तो फिर उसने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने कलमा पढ़ा, तो मैंने कहा हाँ जी मैम आई एम मुस्लिम। तो वो ना क्या उसने फिर कहा कि तुम गलत जगह पे आ गए हो, ये देखो बस वो कोई बहुत आला किस्म का डाकू और बड़ा कौन था, उसने कहा कि तुम जहाँ भी अब जाओ वहाँ वो रास्ता है, जब तुम निकलो और इधर से जाओ उधर से जाओ और तुम कहना आई एम हस्सान्स फ्रेंड।
जो तुम्हें पूछे तो हम कस्टम पे फिर पकड़ेंगे, वो पता नहीं कस्टम। तो शौकत ने कहा आई एम हसाम स्वेर, कहते ओ, तो उन्होंने ना फटाफट हमारी चीज़ें वापस रख तो कर दिया, क्या इस तरफ से अब जाए। तो हमें रहा हसाम का इतना फ़ायदा हुआ। उसने कहा कि शौकत ने बताया ना कि शी इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ माई डॉटर, तो जो छोटी सी थी तो वो फिर उस ऐसे कितने कई किस्म के वाक़यात जो हमसे तो बड़े, क्योंकि हमने बहुत लंबी सैरें की हुई हैं, बहुत लंबी, और सारे तकरीबन दुनिया की इकट्ठे एक जीप में आधा रास्ता कभी मैं चला लेती थी, कभी वो शौकत साहब चला लेते थे, तो इस तरह।